नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज MGPS, हिंदी, सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण, इकाई 15, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास। 15.1 प्रस्तावना। संघर्ष मानव इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता रही है और इसने सभ्यताओं को आकार दिया है। ये राजनीतिक भिन्नता और जो धर्म और नस्लीय भिन्नता के बीच विभाजित वैचारिकता के कारण पैदा होता है। समाज और लोगों में संघर्ष असफल राजनीतिक संस्थानों से भी पैदा होते हैं जो कमजोर शासन व्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की कमी, सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार, राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग और गरीबी का ऊंचा स्तर इसके परिणामस्वरूप पैदा होते हैं। शासन व्यवस्था की इन कमियों के परिणामस्वरूप गृहयुद्ध होते हैं जो राज्यों की स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति में होता है। दूसरे स्तर पर संघर्ष राज्यों, राज्य समूहों, संगठनों, व्यवस्थित समूहों में राष्ट्रीय मूल्यों के लिए हितों की टकराहट से उत्पन्न होते हैं और जो अपने दृष्टिगत विचारों को बनाए रखने और हितों को लेकर आक्रामक होते हैं और अपने मामले या केसों को जीतते हैं। वर्तमान समय में संघर्ष की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय हो गई है और इसके अभिकर्ता राज्य प्राधिकारों के शासन को चुनौती देने लगे हैं। दूसरे स्तर पर प्रकृति आधारित कारण जैसे जलवायु परिवर्तन भी लोगों में संघर्ष पैदा करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त सन 2008 में युद्ध की संख्या बढ़कर 353 और सन 2009 में 365 हो गई थी। रिपोर्ट की सूचना में ये भी देखा गया कि अहिंसात्मक संघर्ष 10 तक बढ़े, साथ ही संकट की समस्या भी इसी प्रकार रही थी। हालांकि उच्च हिंसा की घटनाएं 9 युद्धों से कम हुई और 30 गहरे संकट भी, अर्थात सन 2008 में 39 उच्च हिंसात्मक संघर्ष और सन 2009 में 31 उच्च हिंसात्मक संघर्ष हुए थे। रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग लगातार अशांत होता जा रहा है और हिंसात्मक ऊर्जा को बार बार संगठित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अतः संघर्ष रोकने, युद्ध और लोगों के बीच संकट की स्थिति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दखल बहुत आवश्यक हो गया है। उपर्युक्त संदर्भों के तथ्यों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास लंबे समय के लिए शांति और स्थिरता के लिए विवेचित कदम है और इसके लिए विभिन्न अभिज्ञताओं, राज्यों और गैर राज्यों, चाहे एक उद्देशीय या बहुउद्देशीय प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप सतत शांति और समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को सक्रिय करने की नितांत आवश्यकताओं को समझ सकेंगे। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास की परिभाषा को समझ सकेंगे, अभिकर्ताओं और पंधारियों स्टेकहोल्डरों की पहचान कर सकेंगे और लिट्टे की समाप्ति के बाद श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे। केस अध्ययन। 15.2 संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास को समझना। यद्यपि शीत युद्ध की समाप्ति से बड़ी महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो हुई थी, लेकिन यह विशेषकर विकासशील देशों में अंतर्राज्यीय व्यापक संघर्ष का साक्षी रहा है। सन 1990 के दशक के दौरान विश्व के लगभग 1/3 देश सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित रहे और इनमें से लगभग 2/3 संघर्ष विशेषकर रशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हुए। इसने विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में सामूहिक कार्य करने के अवसर दिए। विश्व बैंक ने संघर्ष के पश्चात के पुनर्निर्माण को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सामाजिक आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण और समाज में शांतिपूर्ण स्थितियों और न्याय और शासन और कानून व्यवस्था की पुनर्बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा देखा गया है कि संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण युद्ध से प्रभावित समुदायों और संघर्ष से उत्पन्न समाज के राजनीतिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ही संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण कहलाती है। इसमें संघर्ष के बुनियादी कारणों पर भी ध्यान दिया जाता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही शांति निर्माण, सामंजस्य और विकास को दृढ़ करने के लिए शासन और कानून व्यवस्था के राजनीतिक ढांचे को क्रम से एक स्थान पर रखा जाता है। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास, शासन और कानून व्यवस्था, न्याय और सामंजस्य और पुनर्समझौते, दीर्घ अवधि विकास सहायता प्राप्त होती है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि आम सहमति से दी गई संघर्ष उपरांत पूर्ण निर्माण और शांति निर्माण की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो इस प्रतिभागी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अभिकर्ताओं द्वारा प्रयोग की गई हो। इस तरह इस अध्याय में संघर्ष उपरांत पूर्ण निर्माण और पुनर्वास को दीर्घ अवधि कार्यक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका प्रयोग प्रभावित समाज और लोगों के आर्थिक कल्याण को डिजाइन करने में किया जा सकता है।
इसके साथ संस्थाओं को विकसित किया जाए ताकि एक अच्छा शासन तथा राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जा सके। किसी भी हिंसात्मक संघर्ष और सैनिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुत ही एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कई देशों के सहयोगी संगठन शामिल हैं, आगे बढ़कर प्रभावित समाज और लोगों की क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि वे समाज की कमजोर आर्थिक पूंजी को लौटाना या रूपांतरित कर सकें और उसमें अपना सहयोग दे सकें। समाज में संघर्ष के बाद पूर्ण निर्माण और पुनर्वास की प्रतिबद्धता की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि वे मानवीय सहारा और विकास के बीच की दूरी को कम करके लोगों में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया जा सके। एक अन्य स्तर पर इसमें संघर्ष को आर्थिक दंड की पूर्ति के रूप में पूंजी का विलोप, आर्थिक क्षति, अत्यधिक सैन्य खर्च और आर्थिक ढांचागत परिवर्तन शामिल हैं। संघर्ष पश्चात आर्थिक क्षतिपूर्ति निजी क्षेत्र के द्वारा दायित्व की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। व्यापक दृष्टिकोण में पूर्ण निर्माण में प्रशासकीय ढांचे का पुनर्निर्माण, संस्थाएं और स्थिति आदि आते हैं जो युद्ध के पूर्व से ही मौजूद थीं। इसमें पुनर्वास और बुनियादी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का पुनर्स्थापन भी शामिल होता है। हालांकि बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे देशों को संघर्ष के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यक्रम में अपने प्राथमिक क्षेत्रों को परिभाषित और चयनित कर लेना चाहिए और उसे पुनर्निर्मित किया जाए, ये भी जानना चाहिए। इस मुद्दे पर चुप्पी बनी हुई है। ये सच है कि शांतिपूर्ण स्थितियां यद्यपि आवश्यक हैं, पर चाहकर भी उन्हें कम समय में पुनर्निर्मित करने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। 15.3 अभिकर्ता और पंधारी स्टेक होल्डर। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक अकेला अभिकर्ता संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास को प्रबंधित नहीं कर सकता है और उसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर अन्य अभिकर्ताओं के सहयोग और सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सरकारें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं और उनके सहयोग के बिना प्रभावित लोगों के लिए किया गया पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयास बहुत कम सफल होंगे, अथवा ये कह सकते हैं कि उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। बहुस्तरीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक राष्ट्रीय बजट प्रक्रिया से इतर वित्तीय सहायता संस्थान के द्वारा पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और अन्य दूसरी विकसित एजेंसियां सहायता और आपातकालीन स्थिति में सहायता करना बहुत ही महत्वपूर्ण और विवेचनीय है। सामाजिक स्तर पर संघर्ष के पश्चात पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य की भूमिका। राज्य संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयासों में प्राथमिक अभिकर्ता होता है। यह विकास कार्य नीतियों को बनाता है, उसका नेतृत्व करता है, ये संचालक के स्थान पर बैठा होता है। सरकार को मुद्रास्फीति को कम करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को पुनर्स्थापित करने के लिए आर्थिक बहाली और संरचनात्मक व्यवस्था के कार्यक्रमों को समायोजित करना चाहिए। ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि निजी क्षेत्र के अभिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक प्रभावशाली साधन के रूप में सरकार के दीर्घ अवधि विकास में सहायता कर सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि में लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य और भौतिक और सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण संघर्ष के बाद पुनर्वास करना बहुत ही कठिन कार्य के लिए कार्य है। संघर्ष के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार, शिक्षा में निवेश और सबसे नीचे के स्तर के लोगों तक सहायता धनराशि पहुंचाना आदि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के उद्देश्य को परिभाषित, संगठनात्मक और मानव संसाधन विकास की आवश्यकताओं को पहचानना और योग्यता, क्षमता निर्माण की नीतियों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अन्य स्तर पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय मंजूरी और कर्ज के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में तालमेल या सहयोग होना बहुत आवश्यक है। बाहरी निवेश सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए और ये राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठने चाहिए ताकि इसके दीर्घ अवधि लाभ प्राप्त किए जा सकें। इसके अतिरिक्त सहायता राशि का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि राज्य संगठनात्मक ढांचों को संतुलित न करे जो कानून व्यवस्था को कायम करने में सफल न हो। सरकार को दीर्घ अवधि विकास के कार्यक्रम विकसित करने चाहिए जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय विकास की एकीकृत नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं और नीतियों से परिपूर्ण होने चाहिए। इसके लिए नीतियों, कौशलों, कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए व्यवस्थित और सूत्रबद्ध करने के लिए एक योग्य संस्थागत और प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होगी। एक अच्छी शासन व्यवस्था और स्थिर और ठोस आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
सारांश में गौण रूप से सरकार को आर्थिक विकास के लिए ढांचे के पुनर्निर्माण, सुरक्षा और मानव विकास को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक और सम्मिलित आर्थिक बढ़त के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्धता से अंतर्राष्ट्रीय शासन के लिए एक अध्यादेश लाया गया था जिसमें राज्यों की सीमा सुरक्षा और युद्ध विराम और चुनाव कराने और उनकी निगरानी करने से संबंधित था। हालांकि शीत युद्ध के बाद के दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघर्ष के पश्चात के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के मिशन में तेजी से लगा रहा था। सन 1992 में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस बुतरस के घाली के शांतिपूर्ण कार्यों एन एजेंडा फॉर पीस ने संघर्ष विराम, शांति निर्माण, शांति को कायम रखने तथा संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण और शांति एजेंडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की शुरुआत की थी। तब से संयुक्त राष्ट्र के युद्ध पीड़ित समुदायों के पुनर्निर्माण के प्रयासों में संघर्ष पश्चात पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने इन लार्जर फ्रीडम टूवर्ड्स डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल में इस बात की अनुशंसा की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अपनी सांगठनिक दूरियों को कम करने के लिए शांति निर्माण के लिए एक आयोग बनाना चाहिए जो इस उद्देश्य से काम करे कि वह देशों को युद्ध से शांति में परिवर्तन में मदद करेगा। सन 2005 के सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन के महासभा के 66वें अधिवेशन के दौरान इस रिपोर्ट की अनुशंसा को दोबारा देखा गया था। सेना की भूमिका। संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की प्रक्रिया में सेना की भूमिका तथ्यात्मक रूप जानी पहचानी रही है। इस संदर्भ में ये देखा गया है कि संघर्ष के बाद तीव्र और बुनियादी सामाजिक परिवर्तन और व्यापक प्रयासों के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि मुख्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण को स्थापित किया जा सके। संघर्ष के पश्चात पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सेना एक महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। कम से कम इन 3 क्षेत्रों में तो लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों और विकास संस्थाओं के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षित वातावरण बनाना ताकि वे अपने कार्यों की शुरुआत कर सके। स्वीकार्य स्तर तक अत्यंत आवश्यक सेवाओं को पुनर्स्थापित करना और विकास और आर्थिक प्रगति के लिए वातावरण बनाना। सेना संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की स्थिति में सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए भी आवश्यक है। उनकी भूमिका सुरक्षात्मक और आक्रामकता दोनों में ही शामिल है। सेना को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि ताकि वे उथल पुथल से उत्पन्न आकस्मिकता को नियंत्रित कर सके, शिथिल कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, हिंसा के दोबारा होने से रोक सके, मानवाधिकार हनन और विद्रोह को नियंत्रित करके व्यवस्था कायम कर सके। हिंसक समूहों को तितर बितर कर सेना उन्हें निःशस्त्र करने, नागरिकों से हथियार बरामद करने, हिंसा को बलपूर्वक दबाना और आपात स्थिति को स्थिर करने और अराजकता फैलने से रोकने में अपना योगदान दे सकती है। दूसरे स्तर पर सेना द्वारा पुलिस को प्रशिक्षित करने में अपना योगदान देना चाहिए ताकि वे संघर्ष के बाद की स्थितियों में अपना दायित्व संभाल सकें और कानून व्यवस्था बहाल करने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज को सैन्यविहीन करना और नागरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। बहुत सारी सेनाओं ने संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास से निपटने के लिए व्यापक कार्यनीतियां और अपनी क्षमता विकसित कर ली है और इस तरह की स्थितियों से निपटने के इन उद्देश्यों के लिए एक विशेष इकाइयों की स्थापना कर ली है। कुछ सेनाएं संघर्ष के बाद के वातावरण में मानव सुरक्षा के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र भी विशेष रूप से कमजोर और संघर्ष पीड़ित राज्यों में व्यापक पद्धतियों से सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिकरण आदि बहाल करने में अपनी व्यापक ऊर्जा लगा रहे हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को एक महत्वपूर्ण पंधारी, स्टेक होल्डर के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास में उनकी अहम और सक्रिय भूमिका आवश्यक है। ये तत्व सुदूर देहाती क्षेत्रों में आंतरिक रूप से बेघर लोगों की सहायता करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे स्थानीय आवश्यकताओं और संस्कृति की गहरी समझ के द्वारा तीव्र और प्रभावकारी सहायता में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ये समाज को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इससे भी अधिक ये है जब राजनीतिक स्थितियां देश में बहुस्तरीय और द्विस्तरीय कार्यक्रमों को रोकती हैं तो ये इन दूरियों को कम करने में सहायता करते हैं। ये सत्य है कि कोई भी हिंसात्मक संघर्ष सामाजिक संबंधों को ध्रुवीयकरण रूप में बदलकर हमारे सामने आते हैं, उनका समाज पर दीर्घ अवधि या अधिक समय तक हानिकारक परिणाम उभरकर सामने आते हैं। अनिश्चितता की स्थिति के कारण दीर्घ अवधि तक चलने वाले सामाजिक अविश्वास को जन्म देती है।
इसलिए सामाजिक समूहों में आपसी संप्रेषण का संबंध बनाए रखना और दिलों की दूरियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए और सभी भागीदारों को सामाजिक सामंजस्य के लिए राजनीतिक जीवन में प्रेरित किया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी विभिन्न समूहों में लंबे दिनों तक चलने वाले हितों के भेद को समाप्त करने में योगदान दे सकते हैं। हालांकि यह भी आवश्यक है कि सिविल सोसाइटी के सदस्य जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं वे समुदायों में सामंजस्य और शांति बढ़ाने में आवश्यक है और वे युद्ध के लिए जिम्मेदार ताकतों को नजरअंदाज करने में योगदान दे सकते हैं। सिविल सोसाइटी समुदाय में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करके और गैर सरकारी रचना तंत्र पैदा करके उनका प्रयोग कर सकते हैं और झगड़ों का निपटारा कर सकते हैं। शांति निर्माण के पारंपरिक संस्थानों और उनके रचना यंत्रों और साधनों के माध्यमों से जैसे धार्मिक गुरुओं और बड़े बुजुर्गों की सलाह शांति निर्माण और सामंजस्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इससे स्थानीय भागीदारों में विश्वास पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी को अपने काम के तरीकों और विचारों को उन लोगों से बांटना चाहिए अथवा उनके अपने विचारों और कार्यों को स्पष्ट करना चाहिए जिनकी इसमें गहरी आस्था है। उनको समाज, लोक प्रशासकों और अन्य सामाजिक क्षेत्र के अभिकर्ताओं से नेटवर्क स्थापित करना चाहिए। उनके प्रयास लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मीडिया की भूमिका संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुभव बताते हैं कि मीडिया शांति और सामंजस्य को बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि वह ये कि कभी-कभी यह लोगों के बीच नफरत भी पैदा करते हैं जो बाद में लोगों में मतभेद फैलाकर घृणा का प्रचार भी कर देता है। यदि लोकतांत्रिक सामाजिक अभिकर्ता मीडिया तक अपनी पहुंच बना लें तो इससे सभी पंधारी, सरकार, आर्थिक संस्थाएं, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों में संपर्क स्थापित हो सकता है और इससे समाज की आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की जानकारियां मिल सकती हैं और सामाजिक संबद्धता को पूरा किया जा सकता है। ये समाज में मानवीय पूंजी भी बढ़ाती है। अतः ठीक से काम करने वाला मीडिया लोकतांत्रिकीकरण को आगे बढ़ा सकता है। निष्कर्षतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्विस्तरीय अनुदानकर्ता और गैर सरकारी संगठन अपनी क्षमता और सक्रियता में वृद्धि करने के लिए मीडिया को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए अवसर तलाश रहे हैं। उदाहरणों के लिए जैसे संयुक्त राष्ट्र ने लगभग अपने सारे हस्तक्षेप में मीडिया को एक उपकरण के रूप में लागू करने की एक सरल तकनीक विकसित कर ली है और शांति कायम करने और लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने के लिए मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया सामाजिक शिक्षा, लक्षित लोगों के बहुत से गंभीर मुद्दों, समाज में उग्रता कम करने और विश्वास कायम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह की सहायता की प्रक्रिया में लोगों में व्याप्त तनावों को कम कर सकता है और समाज में आपसी भेदभाव मिटाकर विश्वास पैदा कर सकता है। लोगों में स्वास्थ्य, साक्षरता और वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित किया जाना चाहिए। संघर्ष और संघर्ष के बाद के क्षेत्र में भूखनन से संबंधित जानकारी, युद्ध की त्रासदी या आघातों के बारे में बता देना चाहिए। कंबोडिया में UNTAT रेडियो लोगों को संयुक्त राष्ट्र स्थानांतरीय प्राधिकरण और सामंजस्य के बढ़ावे के बारे में सामान्य लोगों की सूचना प्रदान करती है और तथ्यों को बताती है। महिलाओं की भूमिका संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास और संवेगपूर्ण बल में महिलाओं की भूमिका पर काफी वाद विवाद चलता रहा है। ऐसा देखा गया है कि महिलाएं सशस्त्र संघर्ष से मुक्त हुए देशों के पुनर्निर्माण में योगदान देती हैं। महिलाओं के बुनियादी मामले, उनकी दक्षता और संसाधनों और ढांचागत और स्थितिजन्य कारणों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यक है जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को कम कर सकती है। इसके अतिरिक्त युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया युद्ध जागृति में लिंग की भूमिका और स्थान के पुनर्संरूपण को प्रभावित करती है और महिलाओं के कार्य युद्ध के बाद के सामाजिक ढांचे को पुनर्निर्माण करने के कार्य को कैसा आकर देती है। ये सर्वविदित सत्य है कि युद्ध में सबसे अधिक पीड़ित नागरिक केवल महिलाएं ही होती हैं, फिर भी सामान्यतः उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। महत्वपूर्ण रूप से युद्ध रोकने की ताकत उनमें नहीं होती है और उन्हें समाधान के दौरान वार्ता और समझौते से उन्हें बाहर रखा जाता है अथवा उनकी उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। उन्हें संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और सामंजस्य के प्रयासों के द्वितीयक और अमहत्वपूर्ण भूमिका से प्रतिबंधित रखा जाता है। उन्हीं कामों तक उनको सीमित रखा जाता है। फिर भी यह सच है कि यह अक्टूबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प में 1325 जो महिलाओं की सुरक्षा और शांति पर आधारित है और अपने सदस्य राज्यों को आह्वान करती है कि वे प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संघर्ष के समाधान, प्रबंधन और रोकथाम में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराएं।
दीर्घावधि शांति के लिए महिलाओं को संघर्ष रोकथाम और संघर्ष के बाद के शांति निर्माण की प्रक्रिया के प्रत्येक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। महिलाएं संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में जमीनी स्तर और सामुदायिक स्तर पर महत्वपूर्ण हैं और उनके व्यवहारिक कदम और पहल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके बाद उनकी शांति दूत की भूमिका सामने आई है और इसे सुरक्षा और शांति से जुड़े वार्ताओं में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रायः पर देखा जा सकता है। इससे भी अधिक वे संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण के दौरान रोजगार, जमीनी संपत्ति अधिकार से जुड़े सामाजिक, आर्थिक अधिकार में व्यवहारिक सुझाव दे सकती हैं अथवा ऐसा करने में सबसे अधिक सक्षम और कुशल हैं। अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सरकार के 29 मंत्रियों में 2 महिलाएं हैं, 4 उपमंत्री, 5 महिला जनरल और संविधान निर्माण के 9 सदस्यीय समूह में 2 कमिश्नर महिलाएं हैं। अफगानिस्तान की सरकार नेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क (NDF) इस बात को जानती है कि संसाधन बंटवारे और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जैसे एशियाई विकास बैंक, संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में महिलाओं की भूमिका को प्रेरित किया गया है। इस बात पर सहमति बनी है कि लिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इसे द्वितीयक विचार या कमतर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और इनको विचारणीय विषयों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। सभी निर्णयों में उनकी भागीदारी अनिवार्य है। 15.4 संघर्ष के बाद निधि और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और अफ्रीकी विकास बैंक (AFDB) की भूमिका। युद्ध में फंसे राज्य उत्पादक कार्यों से हटकर दीर्घावधि संसाधनों की ओर विनाशक संसाधनों के लिए मुड़ते हैं अथवा ये कह सकते हैं कि वे मानक उत्पादनों के स्थान पर शस्त्र निर्माण में लग जाते हैं। ये युद्ध के प्रयासों के लिए संसाधनों का यह मुड़ाव अक्सर दूसरे जन संसाधनों, स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यय में कमी करने के बाद होता है। युद्ध के दौरान विरोधी शक्तियां अक्सर भौतिक संसाधन जैसे दूरसंचार, हवाई अड्डा, जलपोत, सड़कें और पुल को निशाना बनाती हैं, उनको नष्ट करती है या करने का प्रयास करते हैं। इस तरह संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण में भौतिक और आर्थिक स्थिति को दुरुस्त बनाने का प्रयास किया जाता है। कमजोर संस्थाओं का पुनर्निर्माण भी किया जाता है। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण कार्यों की निधि को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो सहायता के लिए आवश्यक धनराशि और दूसरा दीर्घ अवधि विकास के प्रयोग के लिए निधि। संघर्ष प्रभावित स्थिति में तात्कालिक तौर पर संघर्ष पीड़ित देशों के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी सहायता धनराशि की आवश्यकता होती है और लंबे समय तक चलने वाले विकास कार्यों के लिए बाद में निधि उपलब्ध कराई जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों के पुनर्निर्माण और उनके विकास के कार्यों के लिए हुई थी और तब से यह संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों का अगुवा रहा है। इसके शुरुआती दौर में ये देशों को सहायता कार्यक्रम के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद और पुनर्निर्माण के लिए भौतिक औजार उपलब्ध कराने तक ही सीमित था या उस पर केंद्रित था। सन 1980 के दशक और सन 1990 के दशक के शुरुआत में अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने से विश्व बैंक की आवश्यकता और अधिक महसूस की गई थी और भौतिक पूंजी देने की इसकी भूमिका को पुनर्वासीय सामाजिक पूंजी और संघर्ष प्रभावित देशों में संस्थाओं के निर्माण की तरफ मोड़ दिया गया था। संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों की इसकी रिकॉर्ड सफलता को देखते हुए जुलाई 1997 में विश्व बैंक की कार्यकारिणी बोर्ड ने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड (PCF) की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिससे विश्व बैंक की जानकारी बढ़े और उपलब्ध तकनीक में सुधार हो। शुरुआती तर्कसंगत भागीदारी और सहायता से पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों के आवश्यक पारगमन में विश्व बैंक की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में संघर्ष प्रभावित देशों में रचनात्मक भागीदारी पर विचार किया गया है, जहां सामान्य औजार और बजट प्रक्रिया के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं। शांति निर्माण राशि (SPF) बैंक को संबंधित देशों, क्षेत्रों और विषयों में कार्यक्रम के कार्यक्षमता के मूल्यांकन का अवसर देता है और कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए नीतिगत दिशा प्रदान करता है। FY09 से लेकर FY11 तक के 3 सालों में शांति निर्माण राशि के लिए लगभग $100 मिलियन 3 समान किश्तों में $33.3 मिलियन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। सन 2009 से 289 मंजूरी में से 22 पर प्राप्तकर्ता को दिए जा चुके हैं और 11 प्रक्रियाएं हैं और प्रभावशाली और शुरुआती दौर में है। विश्व बैंक की तरह ही एशियाई विकास बैंक (ADB) एशियन देशों में संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण के कार्यों में सक्रिय है। जैसे एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान में आपात और आपदा सहायता कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सन 2004 में परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन (PBA) नीति संघर्ष के बाद की स्थिति के देशों में ADF के वितरण के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है।
अफगानिस्तान के मामलों में एशियाई विकास बैंक (एडबी) ने 2 समय अवधि के दौरान 2005-06 और 2007-08 के दौरान $400 मिलियन की धनराशि की अलग से व्यवस्था की थी। अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) कार्यक्रम कमजोर देशों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान करता है और इसके क्षेत्रीय सदस्य देशों (आरएससी) में गरीबी के खिलाफ लड़ने में सहायता करता है। अफ्रीकी विकास बैंक ने यह माना कि संघर्ष प्रभावित देश और कमजोर राज्य भारी चुनौतियों का सामना करते हैं और वहां बुनियादी सेवाओं और आर्थिक कार्यक्रम के पुनः शुरुआत की अत्यंत आवश्यकता है। अफ्रीकी विकास बैंक संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और विकास प्रयासों में प्रवेश, बगावत की समाप्ति के बाद और देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में पंधारियों स्टेकहोल्डरों के सहयोग से एक परिवर्तनकारी सरकारी शासन प्राधिकरण की स्थापना के बाद ये सब कार्य संभव हुए हैं। 15.5 केस अध्ययन श्रीलंका में तमिलों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास। श्रीलंका में 25 साल पुराने गृह युद्ध में लगभग 70,000 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सन 2009 में इसका अंत हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार लगभग 7,000 लोग मारे गए और 300,000 लोग युद्ध के अंतिम दौर में बेघर हो गए। सन 2010 की शुरुआत में लगभग 2/3 बेघर लोग अपने घर लौट आए और उन्हें अपने घर के साथ साथ संपूर्ण विनाश को देखने का सामना करना पड़ा था। गृह युद्ध की उत्पत्ति की ग्रंथि अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में निहित है। गृह युद्ध के दौरान तमिल समुदाय तमिल बहुल क्षेत्र में देश के उत्तर और पूर्व में नियंत्रण, प्रांतीय स्तर पर शक्ति हस्तांतरित पर नियंत्रण करना चाहते थे। वर्षों तक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलीम लिट्टे ने व्यापक सैन्य शक्ति विकसित कर भी ली थी और श्रीलंकाई सरकार की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दे रही थी। इस चुनौती को श्रीलंका सरकार की सेना ने सफलतापूर्वक तमिलों को मात दी, यानी उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि अब गृह युद्ध समाप्त हो चुका है, पर श्रीलंकाई सरकार को भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2,50,000 आंतरिक रूप से बेघर लोगों के लिए जो घर वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए सहायक स्थितियों के लिए भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में, जैसे सड़क, अस्पताल, चर्च, घरों, मंदिरों, स्कूलों आदि के पुनर्निर्माण की व्यापक आवश्यकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने अनेक वायदे और आश्वासन दिए हैं और बताया है कि आईडीपी सुरक्षा से जुड़े कई पहलू पर काम किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईडीपी के बीच लिट्टे के कुछ घुसपैठिए उपस्थित तो नहीं है जो सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में आ गए थे। जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी, विशेष प्रकार सुरक्षा संबंधी, तो ऐसे संस्थानों द्वारा किए जा रहे आईडीपी के कल्याण के लिए और उनके पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। आश्रय और मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की सहायता से नागरिक जीवन में पूर्व लड़ाकों के असैन्यीकरण, पुनर्वास और पुनर्जुड़ाव सौहार्द के प्रयास शुरू किए गए हैं। ये सच है कि सामंजस्य शांति के प्रसार के लिए यह आवश्यक है, हालांकि यह लंबी प्रक्रिया है। इससे आगे युद्ध जीतने के बाद सरकार के लिए श्रीलंका के तमिलों का दिल और मन जीतना आवश्यक होगा, जो शांति और सामंजस्य के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अनेक गैर सरकारी संगठन आईडीपी के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में लगे हुए हैं, उदाहरण के लिए जैसे उत्तर पूर्वी पुनर्वास और विकास संस्थान NERDO, तमिल भाषी लोगों के हित से जुड़े कई कामों, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक इसी तरह श्रीलंका के व्यापक जनाधार पर आधारित सर्वोदय श्रमदान आंदोलन युद्ध में बेघर हुए लोगों की सहायता कर रहा है। सन 2008 में ये देश के उत्तरी और पूर्वी सहायता राहत कार्यक्रमों से शुरू हुआ है और इसने 23 आईडीपी कैंपों में सहायता और सेवाएं प्रदान की हैं। ये सर्वोदय पानी, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं दे रहा है, जिससे लगभग 200,000 लोगों को लाभ हुआ है। ये बच्चों के लिए चलता फिरता पुस्तकालय भी मुहैया कराते हैं और साथ ही यह परिवारों को जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दूसरे कानूनी कागजात हासिल करने में कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई कुपोषित बच्चों का ध्यान रखती है, जिसके तहत उन्हें उच्च ऊर्जा वाले भोजन देकर स्वस्थ किया जाता है। इसी तरह से यह ज्ञात हुआ है कि मीडिया ने आईडीपी के पुनर्निर्माण और पुनर्वास करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। नकारात्मक रिपोर्टों की अनदेखी की जानी चाहिए और शांति निर्माण के प्रयासों जैसे कि पुनर्निर्माण और आईपीई के सरल पुनर्वास की स्थितियां की पुष्टि की जानी चाहिए। कुल मिलाकर लोगों को सर्वोदय आंदोलन से बहुत लाभ हुआ है।
संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रही तमिल महिलाओं के साथ हुई हिंसा और क्रूरता की अनेक घटनाएं हुई हैं और उन्हें मारने, घायल करने, बलात्कार, प्रताड़ित करने, डराने, शारीरिक और मानसिक रूप से आघात की घटनाएं भी सामने आई हैं। वे अब अपने परिवार के भावनात्मक और आर्थिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठा रही हैं और आर्थिक के इस कठिन दौर में अपने परिवार की आय बढ़ाने में आगे आ रही हैं। 15.6 सारांश। दीर्घ अवधि विकास की प्रक्रिया में संघर्ष के बाद का पुनर्निर्माण और पुनर्वास एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, राज्य की वैधानिकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता, आर्थिक संस्थाएं और अन्य दूसरे गैर राज्यीय अभिकर्ताओं जैसे सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया आदि का सहयोग आवश्यक है। इन संस्थानों को संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की अपनी क्षमता और कमियों और रुकावटों को पहचानना चाहिए। उन्हें एक स्थिर और ठोस राजनीतिक विश्लेषण करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को देश और क्षेत्रीयता के स्तर पर वस्तुस्थिति को चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।